हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.22 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए लोकोमोटिव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, wind is blowing in the horizontal direction. The trace left by the smoke is shown in the figure top view. ये चित्र में भी आपको दिखाऊंगा। Using the figure given, determine the minimum magnitude of velocity v of the wind if it is known to be constant and if the magnitude of velocity v locomotive is 36 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या प्रॉब्लम है? देखें, प्रॉब्लम यह है कि एक सर्कुलर पाथ में एक लोकोमोटिव मूव कर रहा है और उस लोकोमोटिव के मूव करने पर जिस पोजीशन पे सर्कुलर पाथ की वो जिस समय होता है उस पोजीशन पर एक स्मोक डेवलप करता है और वो स्मोक विंड की हेल्प से मूव करती है और विंड की हेल्प से मूव करने वाली उस स्मोक से बनने वाला जो ट्रेस है वो किसी इंस्टेंट पर कुछ इस तरीके का फॉर्म देता है। सो आपको इस ट्रेस को देख के ये बताना है कि विंड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v ऑफ द विंड, यानी विंड की मिनिमम वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए इस स्मोक जो कि विंड की हेल्प से मूव कर रही है इस तरीके का ट्रेस क्रिएट करे। सो यहां पर ध्यान देने योग्य है कि अगर विंड नहीं मूव कर रही होती तो लोकोमोटिव जो ट्रेस डेवलप करता, जो ट्रेस बनाता, वो जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है उसी सर्कुलर पाथ जैसा ट्रेस होता। क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि लोकोमोटिव जिस पोजीशन पर स्मोक डेवलप करता है वो स्मोक को उसी पोजीशन पे छोड़ देता है और विंड की हेल्प से ये स्मोक आगे बढ़ती है। सो अगर विंड चल ही नहीं रही होती तो जैसा शेप इस पाथ का है सर्कुलर शेप, वैसे ही शेप का ट्रेस भी बनता है। चूंकि ये शेप ऐसा नहीं बना है और ये ट्रेस कुछ आगे बढ़ के राइट साइड बना है, इसका मतलब विंड राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, ये बात पता लगती है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ऐसा ट्रेस बनने के लिए विंड की मिनिमम वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड कह लीजिए, विंड की वेलोसिटी का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। सो हमें विंड की वेलोसिटी का मिनिमम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इस ट्रेस के बनने के लिए। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि कैसे कैसे पाथ पॉसिबल है इस स्मोक ट्रेस के बनने के लिए, उस पर एक बार डिस्कशन करना होगा। सो उस डिस्कशन से एसोसिएटेड सारे डाटा पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। और एक चेंज और करते हैं इस प्रॉब्लम में। मान लेते हैं कि जिस स्मोक ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में निकलने वाले सारे पॉइंट से कलेक्ट की हुई स्मोक ट्रेस है। सो आप एक बार पहले देखें मैं किस सिचुएशन पर डिस्कस कर रहा हूं। आप मान लें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब लोकोमोटिव ट्रेवल कर रहा है उस दौरान इसने जो स्मोक डेवलप की उससे जो ट्रेस बना हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जैसा ट्रेस इस पार्ट के लिए डेवलप होगा वैसा ही ट्रेस इस पार्ट के लिए भी डेवलप होगा। सो किसी भी एक पार्ट पर डिस्कस करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो लोअर हाफ सर्किल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, माने जब लोकोमोटिव इस लोअर पार्ट पे मूव करेगा उस दौरान वो जैसा पाथ क्रिएट करेगा हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पर एक ट्रेस बनी जो कि एक आर्बिट्रेरी ट्रेस है। मैं कोई भी एक पाथ क्रिएट कर लेता हूं, मान लीजिए कुछ ऐसा पाथ बना, या आप चाहें तो अपने कैलकुलेशन के लिए एक इस तरीके का यू शेप बना ले या कोई लूप बना ले, आप कोई भी पाथ क्रिएट करें। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किस किस सिचुएशन में कैसा कैसा पाथ बन सकता है ट्रेस का, हमें कुछ जनरल डाटा चाहिए होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये इस सर्कुलर पाथ का सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से किसी आर्बिट्रेरी एंगल वाले पॉइंट तक से हमने मान लेते हैं ये हमने दो कॉर्नर पर हमने डायमीटर के पैरेलल मान लीजिए कॉर्ड डेवलप की है जिसके दोनों टर्मिनल्स सेंटर पे टोटल एंगल 2 थीटा बना रहे हैं। सो टोटल एंगल अगर 2 थीटा है तो ये वर्टिकल से थीटा इस तरफ होना चाहिए, थीटा इस तरफ, और ऐसे में ये एंगल होगा π/2 माइनस थीटा और ये आउटसाइड एंगल भी होना चाहिए π/2 माइनस थीटा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के एक स्ट्रेट लाइन भी डेवलप कर लेते हैं
जो कि दोनों साइड सिमेट्रिक होगी। ये जो पाथ बना है एक्चुअल में, ये जो ट्रेस क्रिएट हुई है ये सिमेट्रिक होनी चाहिए, ये आप समझते हैं, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेकर राइट वर्ड डायमेट्रिक कॉर्नर और बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेफ्ट वर्ड डायमेट्रिक कॉर्नर तक जो टाइम लगेगा ट्रेस को वो सेम ही होगा। सो अगर ये लूप किसी शेप में क्रिएट होगा तो सेकंड लूप उसी शेप में आना चाहिए। अब डिस्टेंसेस का अगर कैलकुलेशन करने की बात की जाए तो ये डिस्टेंस r sin थीटा होगी, जबकि ये सेकंड पार्ट सिमेट्री से r sin थीटा ही होना चाहिए। इस पॉइंट से जो स्मोक डेवलप हुई है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट से आने वाली स्मोक इस पॉइंट पर पहुंची है, और इस पॉइंट से डेवलप हुई स्मोक को हम मान रहे हैं वो इस पॉइंट तक पहुंची है, इस कर्व के, यानी इस कर्व के इस पॉइंट 2 से आने वाली स्मोक को हमने 2 पॉइंट पर माना है, और 1 से आने वाली स्मोक को हमने 1 पर मान लिया है। ये बात यहां पर ध्यान रखें, जो पाथ मैंने बनाया है, अभी मैं कंफर्मली ये पाथ एक आर्बिट्ररी पाथ मैंने बनाया है, मेरा कंसर्न इस तरीके के पाथ बनाने का नहीं है। अभी हम कैलकुलेशन के लिए केवल पाथ क्रिएट कर रहे हैं। अब सारी डिस्टेंसेस पहले हम कैलकुलेट कर लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर पाएंगे। ये डिस्टेंस r cos थीटा होनी चाहिए, ये रेडियस r है। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो ट्रेस डेवलप होगी वो इस ग्राउंड पॉइंट पर यहां पर होगी। सो इस डिस्टेंस को हाफ टाइम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इस जर्नी में, इस कंप्लीट जर्नी में लोकोमोटिव को जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम ऑफ लोकोमोटिव फॉर कंप्लीट सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर अपॉन वी ऑफ लोकोमोटिव। सो इस जर्नी में जो टाइम लगेगा इसका हाफ होना चाहिए। सो ये डिस्टेंस होनी चाहिए वी डब्ल्यू, विंड की वेलोसिटी, क्योंकि स्मोक विंड से ही ट्रेवल कर रही है, अपॉन 2 टाइम्स वी लोकोमोटिव। मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिख दूं, वी विंड बाय वी लोकोमोटिव, और 2 को मैं इसके डिनोमिनेटर पे ले लेता हूं। सो कंप्लीट ये डिस्टेंस इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक इतनी होनी चाहिए। ये डिस्टेंस ये r sin थीटा है और ये r cos थीटा। अब कैलकुलेट करेंगे कि 1 से 1 तक की डिस्टेंस कितनी है। सो 1 से 1 तक की डिस्टेंस, लेंथ फ्रॉम 1 to 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि विंड की वेलोसिटी से ट्रेवल हुई है, तो विंड की वेलोसिटी से इस पॉइंट तक का लेंथ होगा। इतनी जर्नी में लोकोमोटिव ने जो टाइम लगाया, अगर हम उस टाइम को विंड की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 से 1 तक का लेंथ मिल जाएगा। सो इतनी जर्नी में जो टाइम लगा लोकोमोटिव को वो होगा टोटल टाइम का इतने एंगल के लिए यूज करने वाला फ्रैक्शन। यहां पर ध्यान दें कि इस पूरी जर्नी में लोकोमोटिव कांस्टेंट स्पीड से चला है, तो एंगल के बेस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि टाइम कितना लगेगा। सो टोटल जर्नी का टाइम अगर हमें पता है टी लोकोमोटिव, तो इस टाइम का कितना फ्रैक्शन लगेगा 1 से 1 तक की जर्नी में विंड को, या ये कह लीजिए कि लोकोमोटिव को इस पॉइंट से इस डायमेट्रिक कॉर्नर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, ये कैलकुलेट किया जा सकता है इस कंप्लीट एंगल की हेल्प से, जो कि π/2 प्लस थीटा है। सो टोटल टाइम टी लोकोमोटिव का π/2 प्लस थीटा अपॉन पाई मल्टीपल होना चाहिए इस टाइम को, जो लोकोमोटिव को 1 पॉइंट से इस कॉर्नर तक लगा। सो इतनी जर्नी में लोकोमोटिव को जो टाइम लगा है वो इतना होना चाहिए, और इतने टाइम में विंड इस पॉइंट से स्मोक को ट्रेवल कराते हुए यहां तक पहुंचा देगी। सॉरी, ये पॉइंट 1 यहां नहीं, इस पॉइंट 1 को हमें इस कर्व पे बनाना चाहिए, ये 1 पॉइंट यहां पर होना चाहिए। ये मैंने लाइन पर क्रिएट किया है, जबकि इसका लाइन से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम पाथ इस कर्व के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। सो 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया है सही पोजीशन पे। सो 1 से 1 तक का जो लेंथ होगा वो होगा VW इंटू टी लोकोमोटिव π/2 प्लस थीटा अपॉन पाई। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये बन जाएगा VW इंटू टाइम ऑफ लोकोमोटिव, जो कि पाई आर अपॉन वी लोकोमोटिव है, इंटू π/2 प्लस थीटा अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा आपका VW अपॉन वी लोकोमोटिव इंटू दिस, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा VW अपॉन वी लोकोमोटिव इंटू R π/2 प्लस थीटा। यानी जो लेंथ होगी इस पॉइंट से लेकर 1 से लेकर 1 तक वो होगी VW अपॉन वी लोकोमोटिव R इंटू π/2 प्लस थीटा। सिमिलरली इस 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तक की ये जो लेंथ होगी 2 से 2 के बीच में, ये कितनी होगी एक बार इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को मैं यहां से हटा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका जो डायरेक्ट आंसर था मैं उसे नोट कर रहा हूं, VW अपॉन वी लोकोमोटिव इंटू R, और साथ में था π/2 प्लस थीटा।
ये वैल्यू तब आई थी जब हमने टी लोकोमोटिव का वैल्यू पाई आर बाय वी लोकोमोटिव यहां पर पुट किया था। सो आर बाय वी लोकोमोटिव, पाई का टर्म पाई से कैंसिल होने के बाद ये ऐसा बना। अब हम एक बार L22 कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है। तो ये हो जाएगा VW इनटू लोकोमोटिव को इतनी जर्नी में जो टाइम लगेगा वो इस एंगल के हिसाब से लगेगा। सो ये टाइम हो जाएगा टी लोकोमोटिव टोटल टाइम इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन पाई। अब इसमें अगर टी लोकोमोटिव का वैल्यू पुट कर दें पाई आर बाय वी लोकोमोटिव, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट यही देखें, टी लोकोमोटिव को चेंज करके मैं लिख रहा हूं पाई आर बाय वी लोकोमोटिव। सो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी लोकोमोटिव इनटू आर पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो L11 L22 दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। अब कुछ कैलकुलेशंस और रिक्वायर्ड है इस पाथ को कंप्लीट एनालाइज करने के लिए, तो उन्हें भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं जो लाइन मैंने क्रिएट की है इस बॉटम पॉइंट को डायमीटर के कॉर्नर से मिला के इसका ये जंक्शन 3 पॉइंट के नाम से जाना जाए, और इसके दूसरी लाइन पेयर को मैं यहां पर 4 के नाम से डिफाइन कर रहा हूं। जबकि एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर लूं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो इस जंक्शन को मैं 5 कह के डिफाइन कर रहा हूं। अब मैंने सभी पॉइंट को एक नंबर दे दिया है 1 1, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, 2 2 एसोसिएटेड पॉइंट्स की डिस्टेंस, ये 3 4 और 5 नेमिंग कर दिए मैंने। अब मुझे इस 3 से 5 तक के डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सो क्लियरली अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले यहां पर ध्यान दें 2 पॉइंट ये कॉर्नर है ना कि इस लाइन का ये जंक्शन, तो इस पॉइंट को मैं 6 के नाम से डिफाइन कर रहा हूं। नंबरिंग के हिसाब से आप पॉइंट्स को समझें, क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़ा ज्यादा है प्रॉब्लम में। असल में पाथ को पूरा एनालाइज करने के लिए इन सभी कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो जिस तरीके का पाथ ये क्रिएट हो रहा है उसे साइक्लॉइडियल पाथ के अकॉर्डिंगली भी समझाया जा सकता था। बट उस थीम से डिस्कस करने पर केवल ये पता लग पाएगा कि एक वेलोसिटी के लिए ये आउटकम कैसे आया। अगर हमें ये जानना है कि ये पाथ विंड की 0 वेलोसिटी से इनफाइनाइट वेलोसिटी तक कैसे कैसे बदलेगा, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे इसमें, तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे ताकि हम इस सवाल को कंप्लीटली समझ पाए कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए, और फर्दर अगर इससे रिलेटेड कोई नई प्रॉब्लम भी क्रिएट की जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। सो अब मुझे 6 से 3 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी ताकि मैं 3 से 5 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊं। तो सबसे पहले इस एंगल थीटा की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। यहां पर ये आर मुझे मालूम है, ये रेडियस है, और इस लेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है इस कंप्लीट लेंथ में से आर को माइनस करके। सो ये लेंथ आ जाएगी वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई आर बाई 2 माइनस आर, यानी ये लेंथ यहां से यहां तक आ जाएगा कंप्लीट लेंथ, जो कि वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई आर बाई 2 है, उसमें से मैंने रेडियस कम कर दिया है। सो ये आउटर लेंथ हमें मालूम चल चुकी है यहां से यहां तक इतनी, और ये आर है, तो tan थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से निकाली जा सकती है। कितनी आएगी एक बार देखें tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से आ जाएगी r अपॉन वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई आर बाई 2 माइनस आर। सो इस डायग्राम से tan थीटा की वैल्यू निकाली हमने। अब एक बार उसी tan थीटा की वैल्यू इस छोटे ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, जो कि पहले से ही हमें r cos थीटा मालूम है। सो बेस को x मान के इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो 6 से 3 तक की डिस्टेंस जिसे मैंने x नाम दिया है वो हो जाएगी, ये tan थीटा की वैल्यू मैंने बड़े ट्रायंगल से निकाली। अब छोटे ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू होगी r cos थीटा अपॉन x। सो इसे सॉल्व करके अब सबसे पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो x क्या आ जाएगा एक बार देखें, यही x 6 से 3 तक का लेंथ है, तो लेंथ बिटवीन द पॉइंट 6 एंड 3 इक्वल टू cos थीटा, और इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये बन जाएगा r कॉमन लेके r इंटू वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू cos थीटा। सो 6 से 3 तक का डिस्टेंस आ जाएगा इतना, x का वैल्यू है cos थीटा इंटू वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू r। और इस 6 3 की लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूं इस कंप्लीट लेंथ से, जो कि ये है, तो मुझे 3 से 5 तक का लेंथ पता लग जाएगा। सो यहां पर मैं फाइनल कैलकुलेशन करके एक बार आपको दे देता हूं। 3 से 5 तक का लेंथ हो जाएगा। इस 6 3 लेंथ को मुझे इस पूरे से माइनस करना होगा, जो कि इतना है। सो ये लेंथ आ जाएगा वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, यहां पर मैं आर को कॉमन ले रहा हूं,
और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं L63 को, तो ये बन जाएगा इंटू आर वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई बाई 2 -1 इंटू कॉस थीटा। सो आप ये देख पा रहे हैं कि ये टर्म पूरा कॉमन है इन दोनों एक्सप्रेशंस में। सो L35 की वैल्यू आ जाएगी वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई बाई 2 -1 इंटू आर और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो इतना कैलकुलेशन, ये वैल्यू आ जाएगी L35 की। और सिमेट्री से आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस 3 से 5 तक होगा वही 5 से 4 तक होगा। सो 3 4 का कंप्लीट लेंथ हो जाएगा L34 इज डबल ऑफ दिस। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई -2। यहां पर ध्यान दें, मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया है ब्रैकेट में, 2 से मल्टीप्लाई करके जब मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 2 कैंसिल कर दिया और ये 1 को 2 बना दिया। तो ये ध्यान दें स्टूडेंट्स, नहीं तो बाद में आपके दिमाग में आएगा कि 2 कहां चला गया। सो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और अब L34 इतना आ गया है। सो इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड सभी कैलकुलेशंस करने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो फिर हम इजीली डिस्कस कर पाएंगे, सभी वैल्यूज अगर हमें पता हो। सो इस L34 को मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं बोर्ड में। अब जो जो वैल्यूज हमें पता चाहिए, रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम के लिए, वो सभी मैंने यहां पर लिख दी है। L34 की वैल्यू हो जाएगी आर वी डब्ल्यू बाई वी लोकोमोटिव इंटू पाई -2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये वैल्यू L34 यानी यहां से यहां तक का लेंथ है। ये 2 लाइन है मैंने केवल इस कॉर्नर से बॉटम और बॉटम से सेकंड एक्सट्रीम तक मिला के बनाई है। इन लाइनों को बनाने का क्या पर्पस होगा वो अभी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो L34 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इतना। टाइम ऑफ लोकोमोटिव जर्नी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने नोट डाउन किया है। सारी लेंथ हमारे डायग्राम में शो है। L11 कैलकुलेटेड है, L22 कैलकुलेट हो चुका है। बाकी ये डाटा मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप देख चुके हैं। इस डाटा का मेन हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था कि हमें L34 पता करना था, जो हमने पता कर लिया है। अब अगर हम इन सभी वैल्यूज के बेस पर इस पाथ के बनने पर डिस्कस करें तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये पाथ चेंज होगा। तो आइए सबसे मिनिमम वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी तक इस पाथ के बदलने पर डिस्कस करें। सबसे पहले अगर विंड की वेलोसिटी 0 होगी, अगर विंड की वेलोसिटी 0 होगी तो बनने वाले पाथ पर एक डिस्कशन करेंगे। इस पाथ को मैं ऐसे ही रख रहा हूं क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मालूम है। एक नया पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए। इस नए फिगर में आप इसको देखें, मान लीजिए ये पाथ है जिस पर ये लोकोमोटिव मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर है और ये वो डायमीटर है जो डायमीटर मैंने इस डायग्राम में शो की है कंप्लीटली। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस सर्कल का। हालांकि बॉटम मोस्ट पॉइंट बोलने से मेरा मतलब वर्टिकल बॉटम से नहीं है। बॉटम मोस्ट पॉइंट बोलने का मतलब इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये वो बॉटम मोस्ट पॉइंट है। हालांकि ये जो ग्राउंड है ये हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका हर पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट ही है, बट ये बोर्ड में जो पिक्चर आपको दिख रहा है इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली बॉटम मोस्ट पॉइंट बोला जा रहा है। तो जब मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट बोलूं इस डिस्कशन के दौरान तो आप समझें कि बॉटम मोस्ट पॉइंट इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस पिक्चर ओनली। हालांकि ये पिक्चर टॉप व्यू है, आप समझ सकते हैं कि ये ग्राउंड में लोकोमोटिव चल रहा है, वो किसी वर्टिकल वॉल में नहीं चल रहा है, वर्टिकल वॉल में नहीं चल रहा है, वो ग्राउंड में चल रहा है। सो ये पिक्चर टॉप व्यू से बना है तो इसका हर पॉइंट ग्राउंड पॉइंट ही है। लेकिन इस डायग्राम को अभी जैसा आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बॉटम मोस्ट पॉइंट बोला जा रहा है। सो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को बोल करके हम उस जॉइंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिमेट्री से बने दो कर्व्स के बीच में बन रहा है। अब पाथ के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। अगर विंड की वेलोसिटी 0 होती तो विंड की वेलोसिटी 0 होने की कंडीशन में क्लियरली जिस पोजीशन पर लोकोमोटिव स्मोक ट्रेस डेवलप करता, स्मोक उसी पोजीशन पर रहती, तो जो पाथ बनता वो वही सेमी सर्किल होता जिस सेमी सर्किल पे लोकोमोटिव ट्रेवल कर रहा है। सो उस केस में VW के 0 होने पर जो पाथ बनता वो सेमी सर्किल ही होता। अब मान लीजिए विंड की वेलोसिटी हम स्लोली इंक्रीज करते हैं तो विंड की वेलोसिटी के बढ़ने पर इस पॉइंट पर लोकोमोटिव जो स्मोक डेवलप करता वो स्मोक थोड़ा टाइम में आगे बढ़ती, यानी जैसे जैसे लोकोमोटिव ट्रैवल करता स्मोक भी ट्रैवल करती। सो इस तरफ के पॉइंट आगे बढ़ना शुरू करते और इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट ये भी आगे बढ़ के स्मोक यहां तक पहुंच जाए। तो जो पाथ बनेगा वो धीरे धीरे, यानी जब लोकोमोटिव इस कंप्लीट पाथ पे ट्रैवल करके इस कॉर्नर पे आ जाएगा तब तक सभी पॉइंट से डेवलप होने वाली स्मोक थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगी और जो पाथ क्रिएट होगा वो कुछ
इस तरीके का कर्व होना चाहिए और इसी प्रकार इस कर्व के शेप में चेंज आता रहेगा। लेकिन सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व का जो शेप है वो इस लेफ्ट हाफ में और इस राइट हाफ में बिल्कुल एक जैसा ही होगा, क्योंकि जितना टाइम लोकोमोटिव को यहां से यहां तक लग रहा है उतना ही टाइम यहां से यहां तक लग रहा है। अब ये कर्व इसी प्रकार से चेंज होता हुआ अपना शेप चेंज करके इस तरीके से आगे आता रहेगा। अच्छा, ये तो डिस्कशन हो गया कि जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये जो शेप है ये सेमी सर्कल से चेंज होता हुआ इस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। अब मान लीजिए एक सिचुएशन पे और डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी भी कोई कंडीशन आएगी जब लोकोमोटिव के यहां पहुंचने तक इस पॉइंट से निकला स्मोक भी इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो क्लियरली ऐसी सिचुएशन को पता किया जा सकता है। इसके लिए हमें जो हमने यहां पर डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए उनका हेल्प लिया जा सकता है। सो हमने जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए अगर हम उसके अकॉर्डिंगली समझे तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी कोई सिचुएशन कभी आएगा जब इस पॉइंट से स्मोक ट्रेस जब यहां पहुंचेगी तो लोकोमोटिव भी अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा। सो इसके लिए सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टाइम लगा लोकोमोटिव को यहां से यहां तक आने में। तो क्लियरली वो टाइम हमें मालूम है, हमने डाटा में पहले ही वो मेंशन किया है। और जो टाइम लगेगा स्मोक को यहां से यहां तक आने में, अगर मान लेते हैं कि स्मोक इस पॉइंट से यहां तक डायमीटर कवर कर लेता है उतनी देर में, तो स्मोक को जो टाइम लगेगा वो टाइम होना चाहिए 2r अपॉन v ऑफ विंड, क्योंकि स्मोक विंड की वेलोसिटी से चल रहा है। सो इन दोनों टाइम को कंपेयर करके हम एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं विंड और लोकोमोटिव की वेलोसिटी में, जिससे इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक इस पॉइंट तक पहुंच पाए। सो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा एक बार देखें। इट इज VW by V लोकोमोटिव इक्वल टू 2/π। यानी हम समझ सकते हैं इस आंसर से, इसे मैं नोट डाउन कर दूं इस पॉइंट पर, कि जब VW by V लोकोमोटिव 2/π के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में जब लोकोमोटिव मूव करता हुआ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक स्मोक भी इस कॉर्नर से यहां तक पहुंच जाएगा। सो ये एक ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशन होगी। इसके बाद इस डाटा में इस ट्रेस में चेंजेस आएंगे, यानी ये ट्रेस एक सेमी सर्कल से स्टार्ट हुआ विंड की जीरो वेलोसिटी के लिए, फिर जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ी इसके शेप में चेंजेस आए, ये स्मोक ट्रेस कुछ ऐसा बनना शुरू हुआ। और जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से इस रिलेशन को फॉलो करेगी 2/π, यानी जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी का 2/π फ्रैक्शन हो जाएगी बढ़ते बढ़ते, तो उस कंडीशन में शेप जो बनेगा इस ट्रेस का वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जितनी देर में ये पॉइंट यहां पर पहुंचेगा उतनी देर में ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा इसके ठीक बॉटम पे। यहां पर ये बात मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पहले इसको समझे। जितनी देर में इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक यहां पर पहुंचेगा उतनी देर में बॉटम मोस्ट पॉइंट से आने वाला जो स्मोक है वो इस बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जर्नी में जितना टाइम इस पॉइंट को मिल रहा है जर्नी के लिए, यहां से निकलने वाली स्मोक को जर्नी के लिए जितना टाइम मिल रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से निकलने वाली स्मोक को जर्नी के लिए उसका हाफ टाइम मिल रहा है। क्योंकि इस पॉइंट से निकलने वाली स्मोक लोकोमोटिव के इतने मोशन के लिए ट्रेवल कर रही है और इस पॉइंट से निकलने वाली स्मोक लोकोमोटिव के केवल आधे मोशन के लिए ट्रेवल कर रही है। सो जितनी देर में इसने डायमीटर कवर किया तो ये हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि उतनी देर में ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से आने वाली स्मोक रेडियस कवर करेगी। यहां पर ध्यान दें कि ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। सो जितनी देर में यहां से आने वाला स्मोक इस कॉर्नर तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में इस पॉइंट से आने वाला स्मोक यहां तक आ जाएगा। यानी जब ये स्मोक यहां होगी, ये स्मोक यहां होगी, तो ये जो शेप अभी तक हम बना रहे थे ये कन्वर्ट होता हुआ एक लूप का फॉर्म ले लेगा, यानी तब एक लूप क्रिएट हो जाएगा। सो ये लगातार चेंज होता हुआ पहले एक सेमी सर्कल से एक पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। पैराबोला जैसा कह सकते हैं, तो पैराबोला जैसा शेप कन्वर्ट हुआ और पैराबोला जैसा कन्वर्ट होते होते अंत में एक लूप का फॉर्म ले लेगा। लूप का फॉर्म ये तब लेगा जब विंड की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लोकोमोटिव के साथ ये रिलेशन फॉलो करेगी। अब अगर हम विंड की वेलोसिटी को और हायर वैल्यूज के लिए डिस्कस करें, माना विंड की वेलोसिटी इस वैल्यू को भी ओवरकम कर देती है, माना विंड की वेलोसिटी 2/π रेशियो से ज्यादा हो जाती है, यानी विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी का रेशियो अगर 2/π से भी ज्यादा निकल जाए, आगे बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में ये जो लूप हमने क्रिएट किया है इस लूप का शेप कैसे चेंज होगा एक बार देखें। अब इसके आगे क्या होगा देखें। अगर मान लीजिए विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी का रेशियो 2/π से आगे हो जाता है, ज्यादा हो जाता है,
तब उस कंडीशन में ट्रेस का शेप कैसा होगा एक बार देखें, तब कंडीशन क्या बनेगी। मान लीजिए ये डायमीटर है, वही डायग्राम मैंने फिर से एक बार बनाया है, और अब हम उस कंडीशन पे डिस्कस कर रहे हैं जब विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी में 2/पाई का रेशियो, माने जब विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी का रेशियो 2/पाई से ग्रेटर हो जाएगा। जब विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी का रेशियो 2/पाई होगा तब हमने देखा कि ये सिर्फ एक लूप बन जाएगा, कंप्लीट लूप। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी 2/पाई को क्रॉस कर जाएगी तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो डेफिनेटली ये लूप जो अभी तक कंप्लीट क्लोज हो रहा था, ये आगे और आगे बढ़ता हुआ कुछ ऐसा शेप ले लेना चाहिए, कुछ ऐसे शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार हम डिस्कस करेंगे कि ये शेप किस विंड वेलोसिटी के लिए फीजिबल है या कहां तक ये शेप वैलिड होगा। एक बार ये कैलकुलेट करने के लिए सारी डिस्टेंसेस हमारे पास रखी हैं। सो जिस समय ऐसा शेप क्रिएट होगा तो ध्यान दें, उस कंडीशन में अगर हम इस डायग्राम पे वापस लौटे तो 1 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस और 2 से लेकर 2 तक की जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंसेस की हेल्प से हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं थीटा और विंड की वेलोसिटी के बीच में। तो आइए पहले उस रिलेशन को देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दें कि जिस समय यह लूप इस तरीके के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उस समय सेम टाइम पर, यानी एग्जैक्ट एक फिक्स टाइम वैल्यू में इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक भी यहीं पर होगा और इस कॉर्नर से आने वाला स्मोक भी यहीं पर होगा। सो मान लेते हैं कि ये जो दो कॉर्नर्स हैं, ये थीटा की जिन वैल्यूज पर डेवलप हो रहे हैं वो वैल्यूज इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही। सो अब यहां पर ध्यान दें कि 1 पॉइंट अगर मैं इसे मानूं उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो ये पॉइंट 1 होना चाहिए, और कि जितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंची है वो टाइम टी लोकोमोटिव इंटू π/2 प्लस थीटा अपॉन पाई, क्योंकि यहां से यहां तक की जर्नी में जो टाइम लगेगा और जो कैलकुलेशंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। सो 1 से लेकर 1 तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास यहां पर बनी हुई है थीटा के टर्म्स, और 2 से लेकर 2 तक ये पॉइंट 2 है जो दूसरा कॉर्नर है, और 2 चूंकि 1 के ऊपर मर्ज हो चुका है तो जो पॉइंट यहां 1 है वही पॉइंट 2 भी है। सो 2 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस कितनी होगी वो भी हमारे पास कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। सो ये सभी डिस्टेंसेस जो हमने कैलकुलेट की हुई है, ये सभी डिस्टेंसेस अब हम यूज कर पाएंगे। सो 1 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस हमारे पास है, 2 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस हमारे पास है, और 1 से लेकर 2 तक का ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस डायग्राम में 2r sin थीटा है। सो इस तरीके के लूप बनने की फिजिबिलिटी के लिए अगर हम लेंथ्स को रिलेट करें तो इस 1 लेंथ की वैल्यू यानी VW अपॉन V लोकोमोटिव इंटू R इंटू π/2 प्लस थीटा को इक्वल होना चाहिए 2r sin थीटा, जो कि यहां से यहां तक की लेंथ है, ये 1 से 2 तक की लेंथ, प्लस इस छोटे से सेपरेशन के सम के जो कि VW बाय V लोकोमोटिव इंटू R इंटू π/2 माइनस थीटा है। सो इन सभी लेंथ को कंपेयर करने पर एक बार फिर देख लें कि 1 से 1 तक का लेंथ ये है, 2 से 2 तक का लेंथ ये है, और ये 2r sin थीटा है। सो इस 2r sin थीटा प्लस इस सेपरेशन का सम इस 1 से 1 तक की लेंथ के बराबर होना चाहिए। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इस टर्म को उस साइड शिफ्ट करने पर ये बन जाएगा, एक बार देखें इसको, ये बन जाएगा, यहां पर मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ऑल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, हम इन्हें हटा नहीं सकते यहां से। सो मैं इस जगह पे आपको समझाता हूं। इसके आगे ये L11 और L22 की वैल्यू है, इन्हें याद रखें, फर्दर भी हो सकता है आगे डिस्कशन में ये फिर काम आए। सो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने पर ये हो जाएगा फाइनली VW अपॉन V लोकोमोटिव इंटू R एंड π/2 प्लस थीटा माइनस π/2 प्लस थीटा, यानी ये 2 थीटा बन जाएगा इक्वल टू 2r sin थीटा, क्योंकि अगर मैं इस टर्म को वहां शिफ्ट करूं तो π/2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। अब 2r को कैंसिल करने के बाद VW बाय V लोकोमोटिव आ जाएगा sin थीटा अपॉन थीटा। सो अगर हम ये पता करना चाहें कि लूप ऐसा शेप कब लेगा या विंड की किस स्पीड के लिए लेगा तो ये रिलेशन अचीव हुआ है, यानी हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर लूप ऐसा शेप लेता है तो थीटा की वो वैल्यू क्या होगी विंड की वेलोसिटी के टर्म में जिस पर इस तरीके का लूप अपना जॉइंट देगा। यहां पर अब ध्यान दें कि बॉटम मोस्ट पॉइंट तो एक शेप चेंज दे ही रहा है, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर शेप अचानक लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा
एक पॉइंट और अब मिल रहा है जो इस कर्व में दोनों मतलब एक जॉइंट के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी अब इस कर्व में लूप के दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। सो इस टर्मिनल के होने की पॉसिबिलिटी इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि VW/V लोकोमोटिव का जो रेशियो है वो साइन थीटा और थीटा के रेशियो के बराबर है, और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा थीटा से कम होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा थीटा से कम होता है। सो VW जब तक V लोकोमोटिव से कम होगा तब तक इस इक्वेशन में थीटा का एक आउटकम हमको मिलेगा। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा का एक रूट तभी आ सकता है जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव से कम हो। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू को हम 0 से 90 तक वेरी करा सकते हैं इस लोअर सेमी सर्कल के लिए। सो 0 से 90 के बीच में केवल एक ही रूट आ सकता है जहां पर विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी के रेशियो के बराबर ये वैल्यू आ जाए, और ऐसा फीजिबल केवल तब हो सकता है जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव से कम हो। जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव को क्रॉस कर देगी तो आप जानते हैं साइन थीटा कभी थीटा से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर ये इक्वेशन कभी भी रूट नहीं दे पाएगी। एक रूट इस इक्वेशन में परमानेंटली हिडन है, वो है थीटा इक्वल टू 0, और ये बात हमें बताती है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा एक बंप के रूप में दिखाई देगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा एक जॉइंट के रूप में दिखाई देगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा कर्व के नेचर को चेंज करने वाला पॉइंट बने। यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये जो कार है ये किसी वर्टिकल सर्कल पे नहीं चल रही है, ग्राउंड पे चल रही है। तो लंबा क्वेश्चन है, स्टूडेंट भूल ना जाए बीच में, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप। यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट इस बोर्ड में बने चित्र के अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है। बस वैसे देखा जाए तो इस पाथ का हर पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट ही है, क्योंकि ये कार ग्राउंड पे चल रही है। लेकिन चित्र में आपके साथ डिस्कशन बनाए रखने के लिए मैं बार बार बॉटम मोस्ट पॉइंट शब्द को यूज कर रहा हूं, तो उस शब्द का मीनिंग आप अपने ध्यान से समझें और दिमाग में रखें कि वो वर्ड का क्या मीनिंग है। सो इस पॉइंट जिसको मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ये पॉइंट हमेशा एक सॉल्यूशन के रूप में दिखेगा। यानी विंड की किसी भी वेलोसिटी के लिए, लोकोमोटिव की किसी भी वेलोसिटी के लिए एक आंसर 0 इस इक्वेशन का आएगा ही आएगा। और उसे आप समझ सकते हैं, अगर आप थीटा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ लिनियरली कनेक्टेड होगी, और आप जानते हैं थीटा को 0 रखने पर साइन थीटा 0 आ जाएगा। सो 0 एक पॉसिबल आंसर इसका बन सकता है हमेशा, और वो दिखता भी है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा एक कर्व के नेचर चेंज के रूप में दिखेगा। यानी दो कर्व जहां पर आके मिल रहे हैं वो बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा एक रूट के रूप में काम करेगा। उस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा रूट आएगा कि नहीं आएगा, हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि अगर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव से कम रहती है तो एक दूसरा रूट भी आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा से कम होती है। तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट एक जॉइंट के रूप में आएगा या नहीं आएगा, ये पता करने के लिए हमको इस इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। और इसकी हेल्प से हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ऐसा जॉइंट आए, इस बात के लिए विंड की वेलोसिटी को लोकोमोटिव से कम होना चाहिए। यानी हमने डिस्कशन कहां तक कर लिया था, एक बार वापस आए, हमने डिस्कस कर लिया था कि जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव के वेलोसिटी के साथ 2/π का रेशियो देगी तब ये शेप इस जॉइंट पर एक कंप्लीट लूप बन जाएगा। फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे कि जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी तब क्या होगा। तो हमने फाइनली डिसाइड किया और डिस्कशन से जो रिजल्ट निकला वो ये है कि विंड की वेलोसिटी इस लोकोमोटिव की वेलोसिटी के 2/π फ्रैक्शन वैल्यू को पार करने के बाद जब तक लोकोमोटिव की वेलोसिटी से कम रहेगी, यानी वो वैल्यूज क्या होंगी एक बार मैं आपको बता देता हूं। जब विंड की वेलोसिटी क्रॉस करेगी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के 2/π फ्रैक्शन को, और वो जब तक रहेगी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से कम, जब तक रहेगी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से कम, तब तक ये लूप में आपको एक दूसरा जॉइंट देखने को मिलेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट के अलावा। सो ये लूप अपना शेप बदलता रहेगा और आपको इस तरीके का जॉइंट दिखता रहेगा। कुछ ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ी देर बाद ये यहां दिखेगा आपको, कुछ देर बाद आपको ये ऑल डाउन दिखेगा, और ये तब तक आपको दिखता रहेगा जब तक आपके लोकोमोटिव की स्पीड से कम स्पीड से विंड चल रही होगी। यानी विंड की वेलोसिटी जब तक इस रिलेशन को फॉलो करेगी तब तक आपको इस तरीके के लूप बनते दिखते रहेंगे। अच्छा, अब डिस्कस करें कि जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी, जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के एग्जैक्ट बराबर आ जाएगी तो कोई भी ऐसा थीटा 0 के अलावा हमें नहीं मिल पाएगा। यानी उस कंडीशन में अगर मैं थीटा को वहां भेज दूं, अगर मैं थीटा को इस साइड शिफ्ट करूं तो 0 एक सॉल्यूशन होगा, साइन 0 0 और थीटा भी 0 रखने पर इस लेफ्ट राइट बराबर हो जाएंगे।
लेकिन 0 के अलावा कोई और ऐसा थीटा का वैल्यू नहीं मिलेगा। इससे ये पता लगता है कि अब जो लूप में सेकंड जॉइंट आना था वो बंद हो गया है। यानी जब लोकोमोटिव की वेलोसिटी विंड की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी एग्जैक्टली, तो ये पहला मूवमेंट होगा जब ये लूप बनना बंद हो जाएगा। यानी अब जो कर्व बनेगा वो ओपन कर्व होगा, यानी इस पॉइंट पर आकर के इसी पॉइंट से ये कर्व चेंज हो जाएगा। यानी ऐसा कर्व बनने की शुरुआत उस वेलोसिटी पर होगी जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। सो विंड की वेलोसिटी जब लोकोमोटिव की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी तो ये बिल्कुल मिनिमम विंड वेलोसिटी होगी जहां पर वो शेप हमें मिल पाएगा जिस शेप के लिए ये क्वेश्चन राइज किया गया था। सो ऐसा ओपन शेप बनाने के लिए विंड की वेलोसिटी को लोकोमोटिव की वेलोसिटी के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो एक बार बता दें कि नॉर्मली इस क्वेश्चन को साइक्लोइडल पाथ के कंसेप्ट से भी डिस्कस किया जा सकता था, जो हम रोटेशनल मोशन में भी किसी रोटेटिंग बॉडी के किसी रोलिंग बॉडी के किसी पॉइंट से बनने वाले पाथ के अकॉर्डिंगली भी उस पाथ पे हम डिस्कस करते हैं। बट वो डिस्कशन v इक्वल टू आर ओमेगा यानी कि सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी और आर ओमेगा के इक्वल होने पर किया जाता है। सो यहां पर एक पाथ पर अगर बस कैलकुलेशन हो, अगर केवल हमें इस पाथ पर डिस्कस करना होता तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन अगर हमें हर पाथ के मतलब हर सिचुएशन में विंड की अलग अलग वेलोसिटी के लिए लूप के हर शेप पर डिस्कस करना है तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करने ही होंगे। अब ये वो पाथ है जो पाथ हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पता लगाना था। तो विंड की जिस मिनिमम वेलोसिटी के लिए ये पाथ मिला हमें, वो विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं, अगर हम इस क्वेश्चन को यहां तक लाके ना छोड़ें और फाइनल डिस्कशन करें कि भाई विंड की वेलोसिटी अगर और तेज हो जाती तो क्या सिचुएशन आती, तो एक बार इसको थोड़ा और आगे तक देखें कि अगर विंड की वेलोसिटी इस कंडीशन को भी क्रॉस कर जाती, अगर मान लीजिए विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी को भी क्रॉस कर जाती, तो भी 0 डिग्री पर एक आउटकम इसका आता। इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कर्व अपना इस तरीके से शेप चेंज जरूर करता। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक कर्व का एक फेस चेंज होकर दूसरा फेस जाता, यानी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखने को मिलती बॉटम मोस्ट पॉइंट। कर्व कंटिन्यूअस तो होता, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट मिलता है। तो अगर शेप चेंज को कंटिन्यूअस देखने की कोशिश की जाए कि आगे भी क्या ऐसा शेप रहता या शेप अपने को फिर से चेंज करता, जैसे हम देख पा रहे हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव के इक्वल हो जा रही है तो शेप इस तरीके का हो जा रहा है। अब अगर हमें ये डिस्कस करना हो कि क्या इसके बाद भी इस तरीके का शेप मेंटेन रहेगा या इस शेप में फिर चेंज आएगा, तो उसके लिए अगर हम इन सारी वैल्यूज के बेस पे कैलकुलेशन करें तो हम इस बात को जान पाएंगे। तो मान लीजिए अब हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं जहां विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव को क्रॉस कर जाएगी। अगर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव को क्रॉस कर जाती है और हमें ये पता कर रहा है कि क्या ये शेप अभी भी मेंटेन रहेगा या विंड की वेलोसिटी जैसे ही लोकोमोटिव की वेलोसिटी को क्रॉस करेगी, हो सकता है इस शेप में एक टिपिकल चेंजेस आए, इस शेप में एक और चेंज होने की संभावना है। सो उस बात को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम किसी आर्बिट्रेरी थीटा पर 1 और 2 लेंथ और साथ में ये जो लेंथ हमने कैलकुलेट की है 3 4 इसे कंपेयर करें तो हमें ये बात पता लग सकती है कि शेप में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये डिस्कशन करें कि हो सकता है कि ये शेप आगे चल के इस तरीके के फॉर्मेट से चेंज होता हुआ ऐसे शेप में आ जाए, तो कब ये ऐसा होगा या ऐसा ये होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप इस लाइन की हेल्प से इन लेंथ्स को आपस में रिलेट करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये शेप ऐसा बना रहेगा तो जब तक ये ट्रेस इस तरीके का फॉर्मेट देगा तब तक इस लेंथ की वैल्यू लाइन के दोनों टर्मिनल्स के बीच के सेपरेशन से कम आएगी। लेकिन जैसे ही ये शेप चेंज होके इस ओपन शेप पे कन्वर्ट हो जाएगा तो उस केस में ये जो 2 लाइंस होंगी ये इस कर्व के अंदर आ जाएंगी और तब लाइन के बीच का ये सेपरेशन इस कर्व के सेपरेशन से छोटा हो जाएगा। सो यही वजह है जिसकी वजह से मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ की हैं। अब इन लाइन के 3 और 4 पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है और ये 2 और 1 पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है उनको कैलकुलेट करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस तरीके का शेप चेंज होगा या नहीं होगा। तो एक बार डिस्कस करेंगे कि अगर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जो ये लेंथ आएगी 2 से 1 तक ये कितनी आएगी, तो ये देख लेते हैं। 2 से 1 तक की ये लेंथ होनी चाहिए, 1 से 1 तक का सेपरेशन जो कि यहां पर हमें मालूम है VW/V लोकोमोटिव
इंटू आर पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इससे माइनस कर दें अगर हम 2 से 2 तक का सेपरेशन, तो ये बन जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी लोकोमोटिव इंटू आर पाई बाय 2 माइनस थीटा, और माइनस करें हम ये 2r साइन थीटा, तो ये हमें मिला सेपरेशन 2 से 1 तक का। यहां पर आप ये बात ध्यान रखिए कि मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं, ऐसा ही बनेगा। हो सकता है ये ओपन शेप बन चुका हो अब तक ये हो सकता है कि ओपन बाउल टाइप शेप ले चुका हो, तो मैं एक आर्बिट्रेरी केस के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। आप इस शेप पे ध्यान ना दें, क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है। शेप तो केवल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि डिस्टेंसेस कहां से कहां तक मेजर की जा रही है। सो किसी आर्बिट्रेरी थीटा के लिए, किसी आर्बिट्रेरी विंड वेलोसिटी के लिए बस एक बात कंफर्म है कि हम डिस्कशन उस केस के लिए कर रहे हैं जहां पर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव से ज्यादा है। सो विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव से ज्यादा हो जाने पर जो डिस्टेंस आएगी 2 से 1 तक वो इतनी आनी चाहिए। अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा वी डब्ल्यू बाय वी लोकोमोटिव इंटू आर पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और माइनस 2r साइन थीटा। सो ये आ जाएगा 2r कॉमन लेके वी डब्ल्यू बाय वी लोकोमोटिव इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सो ये जो सेपरेशन आएगा, ये सेपरेशन आएगा 2 से 1 तक का। ध्यान से देखें, मैंने इस 1 की लेंथ में से पहले 2 को माइनस किया, फिर ये 2r sin थीटा माइनस किया, तो मैंने 2 से 1 तक का सेपरेशन पता किया। तो ये वैल्यू आप ध्यान में रखें, ये वैल्यू है इस बनने वाले पाथ के 2 टर्मिनल्स के बीच का सेपरेशन किसी एंगल थीटा के लिए, और अब 3 से लेकर 4 तक का सेपरेशन हमारे पास यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है। सो विंड की वेलोसिटी अगर लोकोमोटिव से ज्यादा है और हमें पता करना हो कि शेप इनसाइड बनेगा या आउटसाइड, तो जैसा मैंने बताया हम इस 3-4 से आने वाली लेंथ और 2-1 से आने वाली लेंथ को निकाल के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इस शेप के बनने में केवल विंड की वेलोसिटी का रोल है, यानी कि अगर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव के साथ कोई पर्टिकुलर रिलेशन बनाती है और इस शेप को ऐसा बनना है, तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए 2-1 का लेंथ 3-4 से कम आएगा। लेकिन अगर शेप को इस तरीके का ओपन बाउल बनना है, तो आप समझ सकते हैं कि विंड की वेलोसिटी के किसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए अगर ओपन बाउल बन रहा है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रखें, ये जो लेंथ आएगी 1 से लेकर 2 तक, अब ये लाइन की लेंथ से ज्यादा आएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये इनवर्ट कर्व बनेगा इस तरीके का, तो उस केस में लाइंस के अंदर ये कर्व होगा, और अगर ये ओपन बाउल शेप बनेगा तो लाइंस इस कर्व के अंदर होगी, और इस केस में केवल वेलोसिटी ऑफ विंड ही रिस्पॉन्सिबल होगी, थीटा का इस पर कोई फर्क नहीं। यानी थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए इसे वैलिड होना चाहिए। सो थीटा की एक नॉन वैल्यू पर अगर मैं इसे चेक करना चाहूं, एक कंडीशन डिस्कस करें। मान लेते हैं विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से 10% ज्यादा हो चुकी है, माना विंड की वेलोसिटी 1.1 वी लोकोमोटिव, तो उस कंडीशन में इस L34 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करते हैं। L34 का वैल्यू आ जाएगा R, और ये 1.1 पाई बन जाएगा -2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मान लीजिए हम थीटा के उस एंगल के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो 60 डिग्री है, तो cos 60 को आप हाफ लगा सकते हैं, सो 1 माइनस हाफ इज हाफ, और ये फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा R इंटू 3.14 इंटू 1.1, 1.1 इंटू 3.14 -2 इंटू हाफ। एक बार इसे फाइनल कैलकुलेट कर ले तो यह आ जाएगा 11 4 जा 44, 15 एंड 34, यस। और ये आ गया आपका 3.454 -2 इंटू हाफ, और फाइनली ये बन जाएगा R इंटू 1.454 अपॉन 2, यानी 2 7 जा 14, 7 जा 14, यानी आ गया 0.727 R। तो यहां पर नोट डाउन कर लें इसको कि ये डिस्टेंस 0.727 R कैलकुलेट हुई है जब हमने थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री रखा और विंड की वेलोसिटी को 10% ज्यादा माना लोकोमोटिव की वेलोसिटी से। तो ये कैलकुलेशन आया इतना। अब ध्यान दें, इस कैलकुलेशन के बाद अगर मैं इसी एंगल और इसी विंड वेलोसिटी के लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं जो कि कर्व में इस ट्रेस में 2 और 1 के बीच का सेपरेशन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2r, मैं इस पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान दें, इंटू 1.1 इंटू थीटा जो कि 60 डिग्री है π/3 माइनस साइन 60 √3/2, और इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 2r 1.1 इंटू 3.14/3 माइनस 1.732 अपॉन 2,
और एक बार इसे फाइनल कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये आ गया 2r, बल्कि ये 2 अगर हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। इस 2 को यहां से हटा के मैं इसे 2.2 में कन्वर्ट कर रहा हूं और इस 2 को यहां से हटा रहा हूं। मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड, ध्यान देते रहे। तो ये बन जाएगा r इंटू ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.05 और 22 से इसे मल्टीप्लाई करूं तो 22 इंटू 5 110 और ये आ गया आपका 2.310 माइनस 1.732 और फाइनली इसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.268 और इतना और जोड़ेंगे तो 0.235678 r। यानी ध्यान दें कि ये जो कैलकुलेशन आया ये इतना आ गया है 0.578 r और ये है 0.727 r। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो डायग्राम बना है ये अभी भी ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं 10% इंक्रीज करूं विंड की वेलोसिटी को लोकोमोटिव की वेलोसिटी से 10% ज्यादा कर दूं, 1.1 भी लोकोमोटिव कर देता हूं, तो उस कंडीशन में भी ये शेप ऐसा ही बना रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के बराबर होगी उस समय एक बार ऐसा ट्रेस बनेगा और उसके बाद इस ट्रेस का शेप बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी विंड की वेलोसिटी बढ़ने पर भी इस तरीके का शेप बना रहेगा। यानी जो वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछी गई है वो विंड की वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, इस शेप के लिए विंड की मिनिमम वेलोसिटी पूछी गई है, क्योंकि ऐसा शेप तो विंड की कईयों वेलोसिटी इसके लिए आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि विंड की वो मिनिमम वेलोसिटी बताइए जिसके लिए ऐसा ट्रेस बनेगा। तो ऐसा ट्रेस सबसे पहले तब बनेगा जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव के बराबर हो जाएगी, लेकिन जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी तो भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत देर तक ऐसा ट्रेस बना रहेगा। ये बात मैंने कैसे कही आप लोग एक बार समझे। ये ट्रेस ऐसा बना रहेगा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट की है तो लाइंस के बीच का सेपरेशन ज्यादा आ रहा है और कर्व्स के बीच का, ट्रेस के 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन कम आ रहा है। तो इसका कम आना ये बात जस्टिफाई करता है कि हाँ अभी भी ऐसा शेप मेंटेन है। यानी कि जब लगातार विंड की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो ट्रेस का शेप वैसा ही रहेगा जैसा क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन सबसे पहली बार ये शेप तब आएगा जब विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के इक्वल होगी। सो इस तरीके से अब इसके बाद ये शेप जो ट्रेस का है ऐसा बना रहेगा। अब मान लीजिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा और करें, मान लेते हैं विंड की वेलोसिटी और बढ़ी और अब विंड की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लोकोमोटिव की वेलोसिटी की डबल हो गई। तो अगर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के डबल हो जाए, मैं ये सब कैलकुलेशन यहां से हटा रहा हूं, केवल मैंने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वही बोर्ड में रखे हुए हैं, ध्यान दें। तो अब अगर मैं विंड की वेलोसिटी को लोकोमोटिव के डबल मान करके कैलकुलेशन करूं और 60 डिग्री पॉइंट के लिए ही करूं तो L34 का वैल्यू एक बार फिर निकालते हैं, ये आ जाएगा R इंटू VW बाई V लोकोमोटिव जो कि अब 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 माइनस 2 और ये 1 माइनस हाफ 1/2 हो जाएगा और इसे कैलकुलेट करने पर ये बन जाएगा 2, मैं कॉमन ले सकता हूं ब्रैकेट से, तो ये 2.14 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर इंटू 1/2। यहां पर मैंने 2 को कॉमन ले लिया और 3.14 से 1 माइनस किया 2.14, सो ये आ गया 2.14 आ, यानी इस केस में ये L34 इतना आ जाएगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें जो डिस्टेंस 2 और 1 कर्व के मतलब ट्रेस के पॉइंट्स के बीच में है तो ये आ जाएगी 2 इंटू आर इंटू 2 थीटा जो कि π/3 है माइनस साइन 60 जो कि √3/2 होता है। सो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 को इनसाइड शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा r इंटू 4π/3 माइनस √3 ओनली, क्योंकि ये 2 को मैंने इनसाइड शिफ्ट किया तो ये 2 2 4 हो गया, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब इसे कैलकुलेट करने पर ये फाइनली आ जाएगा r इंटू 4 इंटू 3.14/3 माइनस √3, यानी ये वैल्यू आ गई r इंटू 1.05 और ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 4 1 जा 4 माइनस 1.732। अब ये कैलकुलेशन आ जाएगा, इसको मैं इससे माइनस कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 2.2 तो ये हो गया, इसके अलावा 268 और है तो 2.468 आर, यानी ये डिस्टेंस अब आ जाएगी 2.468 आर। ध्यान दें अब L34 का लेंथ कम है और ये लेंथ 2.468 आर है, यानी अब जो ट्रेस बना है उसके बीच में जो सेपरेशन है 1 से 2 के बीच में वो ज्यादा है और लाइंस के 2 टर्मिनल्स के बीच का सेपरेशन कम है। यानी अब किस तरीके का शेप बना होगा एक बार उस पर ध्यान दें। अब जो शेप बना होगा वो कैसा होगा एक बार यहां पर देखें आप, मैं ये सब कैलकुलेशंस यहां से हटा रहा हूं और इस फॉर्मूले को भी हम कहीं और नोट डाउन कर लेते हैं। ये
ट्रेस के दोनों टर्मिनल 2 और 1 के बीच का सेपरेशन है, तो इसको यहां लिख लेते हैं L21 2R VW by V लोकोमोटिव इनटू थीटा माइनस साइन थीटा। सो कैसा शेप अब बन जाएगा, एक बार उस पर ध्यान दें। अब इस कंडीशन में जो शेप बनेगा, जब VW की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी की डबल हो जाएगी, तो हमने किसी एक जनरल थीटा के लिए कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि जो सेपरेशन ट्रेस के दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, वो लाइन जो प्लॉट की गई थी उनके दोनों टर्मिनल्स के बीच के सेपरेशन से ज्यादा आया। तो डेफिनेटली अब ये कर्व शेप चेंज होके ऐसा हो गया होगा, यानी जो ट्रेस का शेप है अब ऐसा हो गया होगा। और यही वजह होगी कि आप किसी आर्बिट्रेरी थीटा 60 डिग्री पर कैलकुलेट किया था हमने, तो उस पर लाइन के बीच का सेपरेशन इसके दो टर्मिनल के बीच के सेपरेशन से कम आ रहा है। सो हम देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है, एग्जैक्ट उस थीटा को कैलकुलेट कर पाना एक टफ प्रोसेस है, क्योंकि जो इक्वेशंस बनी है वो काफी कैलकुलेटिव है, अलजेब्रिक कम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बनी हुई है, इन्हें सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक आउटकम माइंड में बनाया जा सकता है। उसके लिए ही मैंने आपको दो अलग अलग वेलोसिटीज पर चेक करके बताया किसी एक थीटा के लिए, कि जब हमने किसी एक थीटा 60 डिग्री के लिए चेक किया 1.1 V लोकोमोटिव इक्वल टू VW मान के, और दूसरी बार चेक किया 2 V लोकोमोटिव इक्वल टू VW मान करके, तो हमने देखा कि दोनों स्थितियों में एक में ट्रेस कुछ ऐसा मिला, क्योंकि उस कंडीशन में लाइंस के बीच का सेपरेशन ज्यादा आ रहा था कर्व के दो टर्मिनल के बीच का सेपरेशन, और दूसरी बार हमने देखा कि जो ट्रेस के दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन था वो लाइन के दो पॉइंट के बीच के सेपरेशन से ज्यादा आ गया। सो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के से ज्यादा होकर बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इस कर्व के शेप में चेंज आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि ये शेप एक बार ऐसा बना तो अब इनफाइनाइट तक ऐसा ही रहेगा, ये शेप लगातार चेंज होकर इनफाइनाइट की ओर जैसे जैसे टेंड करेगा, वैसे वैसे इसका शेप एक ओपन बाउल शेप फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस बात का आप जस्टिफिकेशन ऐसे भी ले सकते हैं कि आप ये मान के अगर कैलकुलेट करें कि विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक इस तरीके का व्यू भी देख लें कि अगर विंड की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, तो उस कंडीशन में अगर हम एक डायरेक्ट प्लॉट बनाने की कोशिश करें तो देखिए कैसा प्लॉट बनेगा। तो हम जानते हैं कि उस कंडीशन में इस पॉइंट से लोकोमोटिव के जो ट्रेस निकलेगा जब वो इसी पोजीशन पर होगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का ही डिस्कशन किया है। सो इस कॉर्नर से निकलने वाला जो ट्रेस है वो जब इसी कॉर्नर पर रहेगा तो यहां का ट्रेस बहुत आगे बढ़ चुका होगा। सो अगर लोकोमोटिव की वेलोसिटी विंड की वेलोसिटी के सामने इग्नोरेबल है, तो लोकोमोटिव का ट्रेवल्ड डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, यानी लोकोमोटिव इस पाथ के किसी भी पॉइंट से ट्रेस डेवलप करे वो मैटर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उसने टाइम कितना खर्च किया और कितना टाइम स्मोक को मिला मूव करने के लिए स्मोक को, वो मैटर करेगा। सो मान लेते हैं कि हमने इक्वल सेपरेशन पे बहुत सारे पॉइंट डेवलप किए, यहां पर ध्यान देते रहें। मान लीजिए हमने इस पूरे पाथ को इक्वल एंगल के पार्ट में ब्रेक किया, हमने इक्वल एंगल्स पर इसको ब्रेक कर दिया। मान लीजिए ये इक्वल एंगल के हमने 3 सेगमेंट बनाए, तो जितना टाइम लोकोमोटिव को इस जर्नी में लगेगा उतना ही टाइम इस जर्नी में लगेगा, उतना ही टाइम इस जर्नी में लगेगा, और उसी तरीके का टाइम आगे सभी जर्नी पार्ट में लगेगा। यानी कि ये एंगल अगर सारे बराबर हैं तो इन जर्नी में जो टाइम लगेगा लोकोमोटिव को वो सेम हो। तो उस कंडीशन में यहां से आने वाले ट्रेस को जो टाइम मिला है, अगर उतने टाइम में ये पॉइंट से निकलने वाला स्मोक यहां पर पहुंचेगा सपोज, तो इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक जो है वो यहां पर पहुंचना चाहिए, और उसके बाद इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक कुछ इस तरीके से मूव करते हुए यहां पर पहुंचना। तो गौर करें कि जितना टाइम यहां से निकलने वाले स्मोक को मिल रहा है उससे टी टाइम कम इसे मिल रहा है, और उससे टी टाइम कम इसे मिल रहा है, इसे उससे टी कम टाइम मिल रहा है, और इसे उससे कम। यानी अगर ये सेपरेशन बिल्कुल, अगर ये एंगल बिल्कुल सेम है तो इस एंगल के सेम होने पर जो टाइम मिलेंगे वो टी कम होते जाएंगे हर केस के लिए। यानी यहां से जो स्मोक डेवलप होगी वो किसी पॉइंट तक पहुंचेगी, यहां से स्मोक जो डेवलप होगी वो उससे टी टाइम कम, यानी ये जो सेपरेशन होगा ये सेपरेशन वी विंड इंटू टी होना चाहिए। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि लोकोमोटिव की स्पीड के कंपैरेटिवली विंड की स्पीड जो है बहुत बहुत ज्यादा है, यानी विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है मानते हुए हम लोकोमोटिव की पोजीशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर ये सेपरेशन की वैल्यू कुछ है
तो इस पाथ में अगर टी टाइम लगा है तो ये जो सेपरेशन होना चाहिए ये VWT होना चाहिए, और इस पॉइंट से आने वाला स्मोक जो है ये जिस पॉइंट तक पहुंचेगा वो सेपरेशन भी इतना ही होना चाहिए VWT। तो मैं इक्वल सेपरेशन पे ये सारे पॉइंट डेवलप कर रहा हूं, यानी ये यहां पहुंचेगा और इस पॉइंट से आने वाला जो स्मोक होगा वो उस टाइम में यहां पर पहुंचेगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट से आने वाला स्मोक। और यहां पर आप ध्यान दें मैंने ये सारे डिस्टेंसेस VWT ही मेंटेन किए हैं, और लोकोमोटिव की वेलोसिटी को मैंने इग्नोर माना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मैं तब के लिए डायग्राम बना रहा हूं जब विंड की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोकोमोटिव की वेलोसिटी उसके कंपैरेटिवली इग्नोरेबल होगी। सो विंड की वेलोसिटी को इनफाइनाइटली लार्ज मानते हुए अगर हम प्लॉट करें तो हमें इस पॉइंट से आने वाला स्मोक यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट से डेवलप होने वाला स्मोक यहां पर, इस पॉइंट से यहां पर, और इस तरीके से हम सारे स्मोक पॉइंट को देख पाएंगे। ये सारे सेपरेशन मैंने VWT किए हैं। T यहां पर मैंने उस टाइम को माना है जितना टाइम लगा इस एंगल थीटा को कवर करने में लोकोमोटिव को, यानी मैंने इक्वल एंगल पर बहुत सारे पार्ट ब्रेक कर दिए इस कर्व के, यानी मैंने इक्वल एंगल्स पर ये बहुत सारे पोजीशन शो की। आप मान सकते हैं कि 90 डिग्री के लिए मैंने 4 पॉइंट शो किए हैं, तो ये सारे एंगल 22.5 है। तो 22.5 एंगल पर इस पॉइंट से निकलने वाला जो स्मोक है उसको इस पॉइंट के कंपैरेटिवली टी टाइम कम मिला, और इस पॉइंट से निकलने वाले स्मोक को इसके कंपैरेटिवली टी टाइम कम मिला। और इतनी देर में हम ये देख पा रहे हैं कि लोकोमोटिव के चलने के कारण थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर किए हैं, बट हम जानते हैं कि विंड की वेलोसिटी अब तक लोकोमोटिव से इनफाइनाइटली लार्ज हो चुकी है, तो हम इस छोटे डिस्टेंस को इग्नोर मान के डायरेक्ट ये प्लॉट खींच रहे हैं। इससे कैलकुलेशन के डिफिकल्टी से हम बच रहे हैं। हम एक विजुअलाइजेशन बना रहे हैं कि अगर विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो और लोकोमोटिव की वेलोसिटी उसके सामने इग्नोरेबल है, तो ये छोटी डिस्टेंसेस को मैटर न मानते हुए अगर हम डायरेक्ट एक कैलकुलेशन करें तो यहाँ का स्मोक पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक इससे VWT पीछे होगा, और इस पॉइंट से निकलने वाला स्मोक उससे VWT पीछे होगा, और इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कराने पर जो पाथ बनेगा डेफिनेटली वो एक ओपन बाउल शेप होगा। सो एक ओपन बाउल डेवलप होना चाहिए जब विंड की वेलोसिटी इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी। सो इस तरीके से जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे इस पाथ का जो पाथ का ट्रेस है ये अलग अलग शेप लेगा। सो विंड की डिफरेंट वेलोसिटीज के लिए ये डिफरेंट शेप लेगा। एक बार फाइनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा कैसा पाथ बना किस किस कंडीशन में। तो इसका एक बार ओवरव्यू लें, समरी। जब विंड की वेलोसिटी 0 होगी तो जो इस लोकोमोटिव का ट्रे पाथ है जिस पे ये चल रहा है वही सेमी सर्किल इस स्मोक का ट्रेस होगा। जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो विंड की वेलोसिटी बढ़ने पर ये पाथ कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। जब विंड की वेलोसिटी VW बराबर 0 की कंडीशन को क्रॉस करके VW 0 से ग्रेटर और 2/π V लोकोमोटिव से कम इस रेंज में होगी तब इस तरीके के लूप बनेंगे। इसके बाद जब विंड की वेलोसिटी एग्जैक्ट 2/π V लोकोमोटिव के इक्वल हो जाएगी तो हमने डिस्कस किया था कि उस समय एक ऐसा लूप बनेगा जो जस्ट वर्टिकल होगा और उसके दोनों टर्मिनल आपस में मिले होंगे, कुछ ऐसा लूप बनेगा। अगला फेज जब विंड की वेलोसिटी 2/π V लोकोमोटिव को क्रॉस कर जाएगी और V लोकोमोटिव से कम होगी, इस रेंज में होगी, तो फिर ये लूप आउट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी लूप इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ये लूप ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और अगला फेज जब विंड की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी लोकोमोटिव की वेलोसिटी के, सो उस केस में ये जो कर्व है ये ग्राउंड पे, मतलब सॉरी ग्राउंड नहीं बोलना चाहिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस पिक्चर है शोन इन द बोर्ड बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर एक जॉइंट दे करके ऐसा एक ओपन कर्व बन जाएगा और अब इसमें कोई लूप नहीं होगा। फाइनली जब VW की वेलोसिटी लोकोमोटिव की वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी, सो इसके बाद का कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बट जैसा हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी को 1.1 V लोकोमोटिव और वेलोसिटी को 2 V लोकोमोटिव लेकर के तो हम देख पाए थे कि अब इसके बाद ये शेप जो चेंज होगा वो चेंजेस कुछ इस तरीके के होंगे। यहां पर ध्यान दें, या इस डायग्राम को हटा के हम इन चेंजेस पे बात करेंगे। सो उसके बाद जो शेप चेंज आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। देखें ध्यान से, जस्ट जब विंड की वेलोसिटी और लोकोमोटिव की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तब ये इस तरीके का शेप आना स्टार्ट होगा। इसके बाद कुछ देर तक ये शेप इसी फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन जब मैंने विंड की वेलोसिटी को 2 V लोकोमोटिव लगाया तो आपने देखा कि एक चेंज आया, यानी उसके बाद ये कर्व जो है ये चेंज होते होते
एक ओपन पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये शेप इस तरीके से चेंज होते होते फाइनली एक ओपन पैराबोला, मतलब पैराबोला या ओपन बाउल कह लीजिए, ओपन बाउल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और विंड की वेलोसिटी इनफाइनाइटली लार्ज होते होते फिर ये इसी शेप में रहेगा। तो ये कंप्लीट चेंजेस आते रहेंगे इस ट्रेस में। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के पार्ट को डिफरेंट वेलोसिटीज के लिए समझ सकते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो मिनिमम वेलोसिटी बताइए विंड की, जहां पर इस तरीके का ट्रेस आना स्टार्ट होता है तो वो मिनिमम वेलोसिटी वही होगी जो लोकोमोटिव की वेलोसिटी है। थैंक यू।